हेलो बच्चों। आज हम क्लास सिक्स्थ के साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे, फिर इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू मेजर? हमें मेजर करने की जरूरत ही क्यों है? गिव टू एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से कोई दो एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो बच्चों, we need to measure to know the exact size, distance and quantity of things around us. हमें मेजर करने की जरूरत इसलिए है ताकि हम जान सकें किसी चीज का एग्जैक्ट साइज क्या है या एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है या फिर उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है। विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट कंपेयर ऑब्जेक्ट और कैरी आउट डेली टास्क प्रॉपरली। अगर हम मेजरमेंट ही नहीं करेंगे तो हम किसी दो चीज को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे या जो डेली के हमारे टास्क हैं उनको प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक टेलर को बच्चों एक ड्रेस बनाने में कितना कपड़ा लगता है उसका हमें मेजरमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज अगर आप सूट सिलवाने गए हो तो आप एक टेलर को कितना कपड़ा दोगे? 10 मीटर दे करके आ जाओगे या 20 मीटर या 50 मीटर? अगर आपको पता होगा कि आपका सूट जो है वो 2 से ढाई मीटर कपड़े में बन जाता है तो आप उसको सिर्फ उतना ही कपड़ा दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर मेजर राइस और शुगर बिफोर सेलिंग। चावल या चीनी या कोई भी सामान बेचने से पहले एक शॉपकीपर उसे मेजर करता है, क्योंकि अगर मेजर ही नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि 100 रुपए में कितना चावल देना है या कितनी चीनी देनी है। तो इसी तरीके से मेजरमेंट के सहारे हमारी जो डेली लाइफ है वो चलती है, चाहे वो कुकिंग हो या सेलिंग हो या किसी भी चीज में। वो जो कुकिंग करते समय भी तो हम मेजर करते हैं ना कि कितनी सब्जी में कितना नमक डलेगा या कितना तेल डलेगा। तो जो मेजरमेंट है वो हमारी डेली लाइफ में जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का होना क्यों जरूरी है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट आर नीडेड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी and accuracy in measurement. If everyone uses different units like hand span or cubit, results will different. Standard unit give the same value everywhere, making trade, science and daily life easier. बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत इसलिए होती है ताकि एक रूपता लाई जा सके, ताकि सटीकता लाई जा सके। मतलब कि सबके लिए एक यूनिट जो हो वो बिल्कुल ही बराबर हो, एक जैसी हो, एक समान हो। क्योंकि अगर हर इंसान हैंड स्पैन के थ्रू या क्यूबिट के थ्रू नापने लगेगा तब तो सबका रिजल्ट ही डिफरेंट आएगा। बच्चों, हर किसी के जो हाथों का साइज होता है वो अलग होता है। जो साइज आपके हाथ का होगा, क्या वो नर्सरी क्लास के बच्चों के भी हाथ का साइज होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम बोलेंगे कि ये जो मेरी साइंस की बुक है वो मेरे हैंड स्पैन से 1.5 हैंड स्पैन के बराबर है, यानी कि 1.5 हैंड स्पैन के बराबर है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सबका सेम हो सकता है एक नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए आपकी बुक का साइज जो है वो 3 हैंड स्पैन के बराबर हो। तो सबके लिए एक यूनिट का मतलब एक जैसा हो, सेम हो और एक्यूरेट हो, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत होती है, ताकि जो ट्रेड है वो आसान बनाया जा सके, साइंस इजी हो सके और डेली लाइफ की एक्टिविटीज जो है वो इजी हो सके। इस चीज को हम बच्चों आगे के क्वेश्चंस में और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर हैंड स्पैन, क्यूबिट और आर्म लेंथ नॉट कंसिडर स्टैंडर्ड यूनिट्स? जो हैंड स्पैन होता है या क्यूबिट होता है या आर्म लेंथ होता है उसको स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं माना जाता? बच्चों, हैंड स्पैन यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, इसे कहते हैं, क्यूबिट इसे कहते हैं और आर्म लेंथ इसे कहते हैं। यहाँ पे आप तीनों की इमेज देख सकते हैं। तो बच्चों, दीज आर द बॉडी बेस्ड मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट होते हैं ये बॉडी बेस्ड मेजरमेंट होते हैं, दैट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। एक छोटे बच्चे का हैंड स्पैन, क्यूबिट और आर्म लेंथ अलग होगा एक बड़े इंसान के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन का हैंड स्पैन 18 सेंटीमीटर का हो सकता है, जबकि दूसरे का हो सकता है कि 20 सेंटीमीटर हो। और हो सकता है कि किसी छोटे बच्चे का देखें तो वो 4 से 5 सेंटीमीटर ही हो। इसीलिए दे आर नॉट रिलायबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। इसीलिए इसे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हैंड स्पैन, क्यूबिट या किसी भी बॉडी बेस्ड मेजरमेंट को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर क्यों नहीं करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मेजरमेंट मेथड यूज्ड इन विलेज। गांव में यूज होने वाले जो ट्रेडिशनल तरीके के मेजरमेंट मेथड है उनका एग्जाम्पल देना है। तो बच्चों यही सारे जो मेथड हैं ये गांव में या पहले ट्रेडिशनल तरीके से यूज किए जाते थे। यहाँ पे हमें और भी दिए हैं जैसे कि फार्मर्स के द्वारा फुट स्टेप्स का या स्ट्राइड्स का यूज किया जाता है। इस तरीके से पैरों से जमीन को नापने को फुट स्टेप्स से नापना या फिर स्ट्राइड्स से नापना कहते हैं। इसके अलावा कपड़ों को आर्म लेंथ या क्यूबिट के थ्रू नापा जाता था। तो ये जो मेथड है, इस तरीके से जो नापने का जो मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है। और ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हो सकता क्योंकि ये हर पर्सन का डिफरेंट होता है, हर इंसान का दूसरे इंसान से अलग होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला है, वाई आर बॉडी पार्ट्स नॉट रिलायबल फॉर मेजरिंग। जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम रिलायबल सोर्स क्यों नहीं मानते हैं, मतलब हम इस पे क्यों नहीं विश्वास करते, हम हैंड स्पैन को या क्यूबिट को या आर्म लेंथ को हम लोग रिलायबल क्यों नहीं मानते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हम पहले भी देख चुके हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान से जो बॉडी पार्ट का साइज है वो डिफर करता है, अलग होता है। इसकी वजह से इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं और इसीलिए हम इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का जो हाथ का साइज होगा या पैरों का साइज होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर हम इसको मेजरमेंट के लिए यूज करने लगे तब तो इससे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और बार बार गलत और गड़बड़ रिजल्ट आएंगे। तो इसीलिए हम इसको मेजरिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। तो बच्चों हम बार बार बोल रहे हैं कि हम बॉडी पार्ट्स को मेजरमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, तो फिर हम आखिर यूज क्या करते हैं। अगर हमें किसी चीज को मेजर करना है तो हम किस तरीके से उसे मेजर करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन देनी है। तो बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स्ड होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है और ये मेजरमेंट के लिए सबसे सही होती है। ये हर जगह के लिए और हर किसी के लिए सेम होती है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कि मुझे अगर किसी चीज की लेंथ नापनी है तो मैं उसे मीटर में नापूंगी। तो ये जो मीटर है ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि हम लोग किसी चीज की लेंथ को नापने के लिए यूज करते हैं और ये हर जगह और हर किसी के लिए हमेशा सेम रहती है। चलिए आगे हम इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ। कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूज करते हैं, ये क्यों जरूरी है। तो बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट ensure that measurements are the same everywhere. For example, 1 meter cloth will be same in India or the USA. Without a standard unit, trade, construction and science would face confusion and errors. तो बच्चों यहाँ पे दिया है जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए वो हर किसी के लिए और हर जगह सेम होती है। अगर हम लोग इंडिया में नापे या फिर यूएसए में नापे तो 1 मीटर क्लोथ जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। 1 मीटर क्लोथ जितना बड़ा इंडिया में होगा उतना ही बड़ा यूएसए में होगा। लेकिन अगर हम किसी बॉडी पार्ट का यूज करें, हैंड स्पैन का यूज करें या आर्म लेंथ का यूज करें तो वो इंडिया और यूएसए में तो सेम होना दूर, वो एक इंसान का दूसरे इंसान से ही अलग होगा। इंडिया में ही एक इंसान का दूसरे इंसान से, एक ही घर में एक इंसान का दूसरे इंसान से अलग होगा। अगर आपके पापा के हाथ का साइज देखो और आपके हाथ का साइज देखो तो क्या वो सेम है बच्चों, नहीं है ना। तो इसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन और एरर हो सकते हैं। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोग मीटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और साइंस है वो बिना एरर के और बिना कंफ्यूजन के आराम से हम लोग कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट क्या होता है। बच्चों ये क्वेश्चन जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ ये इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है कि एसआई यूनिट होता क्या है। तो बच्चों जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे कि हम शॉर्ट में एसआई यूनिट कहते हैं, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है। मतलब किसी चीज को मेजर करने का जो पूरी दुनिया ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है, पूरी दुनिया ने जिसे मान लिया है कि इसी तरीके से हम भी किसी चीज को मेजर करेंगे ताकि सबके लिए मेजरमेंट का जो यूनिट है वो सेम हो, तो उसे ही हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट कहते हैं। इसमें बच्चों अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चीज के मास को मेजर कर रहे हैं तो हम किलोग्राम का यूज करते हैं। अगर हम टाइम को मेजर कर रहे हैं तो हम लोग सेकंड का यूज करते हैं।
तो ये जो सेकेंड्स हैं या मिनट आवर्स हैं, ये टाइम के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है। और जो किलोग्राम, ग्राम इस तरीके का हम देखते हैं, ये मास के लिए है। और जो हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस देखते हैं, ये लेंथ के लिए होता है। इसके अलावा लिक्विड वाली चीजों के लिए बच्चों जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है लीटर, मिलीलीटर। आपने ये सब सुना होगा ना बच्चों। तो ये जो सारी यूनिट्स हैं, ये ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में हमेशा सेम रहती हैं, और इसे ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर एसआई यूनिट कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे याद रखेंगे। ये आपसे फिलअप की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मास के लिए एसआई यूनिट क्या है, टाइम के लिए क्या है, या किसी लिक्विड चीज के लिए क्या है। तो लिक्विड चीज के लिए बच्चों लीटर्स और मिलीलीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट्स सिंबल। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। तो बच्चों हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ लिया था कि जो लेंथ का एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, और इसको हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। बच्चों हमें जब भी मीटर लिखना होता है तो हम कैपिटल एम का यूज ना करके स्मॉल एम का यूज करते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मुझे जैसे लिखना है 7 मीटर, तो हम लोग इसे 7 लिखेंगे और इसके बाद हम बिना स्पेस दिए एम लिखेंगे। हम ऐसे 7 और फिर स्पेस दे करके एम नहीं लिखेंगे, बल्कि 7 के बगल में ही जस्ट हम लोग स्मॉल एम लिखेंगे, 7 मीटर्स। इसके बाद बच्चों हम लोग कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। अगर फुल स्टॉप लगाना है तो सेंटेंस के एंड में अगर हमने कोई यूनिट लिखी है तभी लगाएंगे, अदरवाइज हम बीच में कहीं पर भी ऐसे नहीं लगा देंगे और ना ऐसे लिखेंगे 7 मीटर। हमें हमेशा इसको 7 मीटर्स इस तरीके से लिखना है। अगर वो सेंटेंस के एंड में आ रहा है तब हम उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये बात भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमसे पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बनाया है, इसका क्या पर्पस है। तो बच्चों हमें पता है कि जब हम लोग बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर रहे थे मेजरमेंट करने के लिए, तो वो हर इंसान का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। ऐसे ही हर देश में अगर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, कोई इंसान मीटर मानेगा तो कोई इंसान कुछ और यूनिट मानता, कोई दूसरा देश कुछ और यूनिट मानता, तो बहुत ग्लोबली कंफ्यूजन हो जाता और फिर ट्रेड करने में या किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती। तो इसीलिए पूरी दुनिया ने मिलकर के इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए में अलग अलग मेजरमेंट के लिए एक कॉमन मेजरमेंट सिस्टम को अपना लिया है, ताकि सभी जगहों में यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके और फुल एक्यूरेसी के साथ हम लोग बिना कंफ्यूजन के अक्रॉस द वर्ल्ड किसी चीज को मेजर कर पाए। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये फिलअप के फॉर्म में भी हमसे पूछा जा सकता है या एमसीक्यू की फॉर्म में भी हमारे पास आ सकता है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीटर इन एसआई सिस्टम। जो एसआई सिस्टम है उसमें मीटर का क्या यूज है, मीटर का क्या सिग्निफिकेंस है, मीटर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों मीटर जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ है। अगर मुझे लेंथ को नापना है तो उसके लिए सबसे जो बेसिक यूनिट है वो मीटर होती है, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इसके अलावा मीटर को नापने के लिए हम लोग किलोमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर का भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो सारी की सारी यूनिट है ये मीटर से ही ड्राइव हुई है, यानी कि मीटर से ही निकली है। बच्चों ग्लोबली हमने मीटर को एक ऐसा यूनिट मांग लिया जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अगर मुझे कोई छोटी सी चीज को नापना है, स्मॉल चीजों को नापना है, तो हम उसको सेंटीमीटर्स में नाप लेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है तो हम मिलीमीटर में नाप लेंगे। लेकिन अगर कोई एवरेज साइज की चीज है तो हम उसे मीटर में नापेंगे। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा लंबी चीज है तो हम उसे किलोमीटर में नापेंगे। तो जो मीटर होता है वो बीच का बिच्छू है, वो बहुत छोटी चीजों और बहुत बड़ी चीजों के बीच में आता है। तो इसीलिए जो मीटर है वो हाईली यूजफुल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि छोटी चीजों के लिए हम लोग सेंटीमीटर और मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो बीच की चीजें होती हैं जो ना ज्यादा बड़ी है और ना ज्यादा छोटी है, उसके लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अगर हम आपसे पेड़ की लेंथ पूछें कि पेड़ कितना लंबा होगा, या फिर हम आपकी हाइट पूछें, या इसके अलावा आपके पास जो पेंसिल है अगर मैं उसकी लेंथ पूछूं, या फिर आपके पास जो इरेजर है मैं उसकी लेंथ पूछूं, या फिर आपके घर से लेकर के आपकी नानी के घर तक का जो डिस्टेंस है वो पूछूं, तो आपको यहाँ सारी जगह पर बच्चों डिस्टेंस निकालने की या लेंथ निकालने की जरूरत होगी।
तो आप देख सकते हैं जो आपकी हाइट है वो ना तो बहुत लंबी है, ना बहुत बड़ी है, ना बहुत ही छोटी है। तो आप इसे मीटर में नाप सकते हैं। जबकि जो आपकी पेंसिल है उसको हम सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं। आपकी जो इरेजर होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है, तो हम इसकी लेंथ को मिलीमीटर में नाप सकते हैं। आपके घर से लेकर के आपके नानी के घर का जो डिस्टेंस है वो काफी दूर हो सकता है, तो हम इसको किलोमीटर्स में नापेंगे। और जो बच्चों पेड़ होता है उसकी हाइट को भी हम लोग मीटर में नाप लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा नहीं है कि हम इसे सेंटीमीटर्स में नापे। इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए बच्चों आप अपना स्केल देख सकते हैं। तो बच्चों आप सबने ये स्केल तो देखा ही होगा, ये आपके पास होगा भी। तो यहाँ से 0 से लेकर के जो 1 है इसे ये 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। ऐसे 1 से 2 तक 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर आपको ये जो बड़ी लाइन दिख रही है ना बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है। तो अगर कोई चीज हम लोग इतनी छोटी है कि हम लोग उसे सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं, तो हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे। और बच्चों जो सेंटीमीटर्स के भी अंदर ये छोटी छोटी लाइंस दिख रही है ना आपको, ये 4 छोटी लाइन है, फिर एक बड़ी लाइन, फिर 4 छोटी लाइन है, तो इसको हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। तो अगर आपको कोई चीज जिसकी लेंथ सिर्फ छोटी सी है तो हम इसको मिलीमीटर में नाप सकते हैं। बच्चों जो आपकी रेजर होती है वो लगभग इतनी लेंथ की होती है, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर्स में नाप सकते हैं। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बोलूं तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, बड़ी वाली जो बीच की लाइन है यहाँ तक आ रही है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये 1.5 सेंटीमीटर है। या फिर मिलीमीटर्स में देखें तो 10 लाइन यहाँ पर है और 5 लाइन यहाँ पे, तो यानी कि 15 मिलीमीटर है। तो जब अगर छोटी चीज होती है तो हम लोग उसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नाप लेते हैं। बहुत छोटी चीज है तो हम लोग उसे मिलीमीटर में, और थोड़ी सी बड़ी चीज है जैसे कि पेंसिल है, अगर पेंसिल की लेंथ कम से कम इतनी बड़ी तो होगी ना बच्चों, तो हम लोग उसे सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हैं। आगे बच्चों हमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन सबको चेक कर लीजिए और इन सबको जरूर और अच्छे से याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ इज मीटर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। एक मीटर को हमने और छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो बच्चों जो एक मीटर है वो 100 सेंटीमीटर से मिलकर के बनता है, और एक जो सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर से मिलकर के बनता है। हमने यहाँ पे स्केल में देखा था ना बच्चों कि यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर था, जैसे 2 से लेकर के 3 तक 1 सेंटीमीटर है, तो ये 10 छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बना है। तो ये जो 10 छोटी छोटी यूनिट्स है इन्हें मिलीमीटर कहा जाता है। और ऐसे ही ये जो यहाँ तक ऐसे बड़ी बड़ी यूनिट्स दिख रही है ना, एक एक मीटर की, एक एक सेंटीमीटर की जो यूनिट्स दिख रही हैं, इस स्केल में 15 तक यूनिट्स दिख रही हैं। ऐसे ही अगर 100 यूनिट्स होंगे तो उससे एक मीटर बनेगा, और उन 100 यूनिट से जो एक मीटर बन रहा है उसके अंदर बच्चों 1000 मिलीमीटर्स होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और जो एक सेंटीमीटर होता है वो उसमें 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे यही पूछा है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ऐसे हमसे पूछा है एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो बच्चों 1000 मीटर्स मिलकर के एक किलोमीटर बनाते हैं, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों जो सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर से मिलकर के बनता है, यानी कि जो मिलीमीटर है वो छोटी यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए, जबकि जो सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलीमीटर का इस्तेमाल हम कॉइन की थिकनेस वगैरह को मेजर करने के लिए कर सकते हैं, जबकि हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल पेंसिल और इरेजर की लेंथ को नापने के लिए कर सकते हैं। बच्चों अगर इरेजर छोटी है तो हम उसको मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है अगर हमें दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे। तो बच्चों दो सिटीज तो बहुत दूर दूर हो गई, तो हम इसे किलोमीटर में नापेंगे। एक कॉइन की थिकनेस तो बहुत छोटी सी होती है, बहुत पतला होता है ना कॉइन। जैसे 10 रुपए का कॉइन देखो या 1 रुपीज का कॉइन देखो तो ये बहुत छोटा होता है, तो हम इसे मिलीमीटर में इसकी थिकनेस को नापेंगे। पेंसिल की लेंथ हम स्केल की सहायता से नाप सकते हैं, तो हम उसे सेंटीमीटर्स में नापेंगे।
एक पेड़ की जो गर्थ होती है, गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पेड़ की चौड़ाई होगी ना, गोलाई होगी, तो हम इसको कैसे नापेंगे? तो बच्चों हम मेजरिंग टेप से मीटर में नापेंगे। इसके लिए जो टेलर्स के पास मेजरिंग टेप आते हैं ना बच्चों, उससे नापेंगे, क्योंकि अगर हम इसके बाद स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो स्केल तो स्ट्रेट होता है, तो इसमें नापने में मुश्किल आएगी, क्योंकि पेड़ तो स्ट्रेट नहीं होता ना, वो तो गोल होता है। तो जो मेजरिंग टेप होती है वो इजिली बेंड हो जाएगी, इसलिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करके इसकी लेंथ को मीटर्स में नापेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, किसी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए आप किन किन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, उन टूल्स का नाम आपको बताना है। तो बच्चों हम लेंथ को नापने के लिए जो ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे स्केल दिया होता है, जिसे कि हम रूलर कहते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम छोटी छोटी लेंथ्स को, जैसे पेंसिल की या कॉपी की लेंथ को नापने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मीटर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक रूम की हाइट को मेजर करने के लिए या कपड़े की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कर्व्ड शेप के ऑब्जेक्ट को नापने के लिए एकदम सही रहती है। जैसे कि जो टेलर के पास होती है ना बच्चों, जो कि हमारी कमर का साइज नापती है, या पेड़ की girth जैसे कर्व्ड चीजों का नापने के लिए हम लोग मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मेजरिंग रॉड भी होती है, जो कि यूजुअली लैंड की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेजरिंग रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। हाउ कैन वी इम्प्रूव एक्यूरेसी व्हाइल मेजरिंग लेंथ? जब हम किसी चीज की लेंथ को नाप रहे हैं तो हम लोग एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला तो ये है कि स्केल को हमें सब्जेक्ट के साथ, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है उसके साथ बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखना है। दूसरा है कीप द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। स्केल को उस ऑब्जेक्ट के एकदम बगल में रखना है, सही रखने के साथ साथ एकदम पास रखना है बच्चों, क्योंकि अगर दूर होगा तो फिर मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारी आंखें हैं वो रीडिंग पॉइंट के डायरेक्टली अबव हो, मतलब हमें जहां पे मेजर करना है हमें ठीक उसके ऊपर से देखना है। अगर हम लोग साइड से देखेंगे तो हो सकता है हम लोग उसको गलत तरीके से मेजर करें। और लास्ट है बच्चों, यूज द स्टैंडर्ड यूनिट टू अवॉइड ब्रोकन और बैंड स्केल्स। इसके अलावा बच्चों हमें स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, और अगर टूटा हुआ या बैंड स्केल है तो उसका यूज करने से बचना चाहिए। तभी हम लोग एक्यूरेट तरीके से लेंथ को मेजर कर पाएंगे। इसको हम और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि अगर मुझे इस पेंसिल की लेंथ को नापना है तो मैंने सबसे पहले तो इसको स्केल के एकदम पास में रखा है। फिर हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल जीरो के पास रखा है। फिर इसके बाद हमें जो आईज हमारी रखनी है, यहाँ पे ये हमारी आईज है, तो हमें ना इसे साइड से नहीं देखना है बच्चों। साइड से देखेंगे तो हो सकता है हम लोग ना 1-2 सेंटीमीटर थोड़ा आगे ही भाग जाए, या फिर इधर से देखेंगे तो हो सकता है हमारी जो लेंथ है वो इधर आ जाए। तो हमें इसको एकदम यहाँ से इधर से देखना है, फिर हमें पता चलेगा जो इसकी एक्यूरेट लेंथ होगी वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी थी कि पहले तो ऑब्जेक्ट को हमें उस ढंग से रखना है, फिर उसके पास में रखना है, फिर जो हमारी आईज है वो डायरेक्टली अबव होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट के। इसके अलावा हमें यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना है। स्केल में जो यूनिट दी थी ये स्टैंडर्ड यूनिट है, सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स के हिसाब से ये स्केल है। और इसके अलावा हमारा जो स्केल है वो टूटा हुआ नहीं है या कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोग इस पेंसिल की लेंथ निकालेंगे तो हम एक्यूरेट लेंथ को कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हाउ शुड वी प्लेस अ स्केल टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली? हमें स्केल को किस तरीके से रखना है ताकि हम लेंथ को एक्यूरेटली नाप सकें? तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट में कि जो स्केल होगा वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल टच होकर के एकदम पास में रखा होना चाहिए, और जो स्केल होगा वो ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ को कवर करता हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो बच्चों की जो हमारी पेंसिल है उसकी लेंथ इतनी बड़ी हो, अगर वो स्केल से भी बड़ी होगी तो फिर हम उसकी लेंथ को इस स्केल की मदद से निकालते समय हो सकता है थोड़ी सी गलतियां कर दें। तो इसका आंसर होगा बच्चों, द स्केल शुड बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स फुल लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट की पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग जो स्केल होगा वो उसके बगल में एकदम चिपका के हमें रखना है। इट मस्ट बी अलाइंड प्रॉपरली, और हमें उसे सही तरीके से रखना है। ये नहीं कि हमारा स्केल तो ऐसे रखा है और ऑब्जेक्ट को हमने इस तरीके से टेढ़ा रख दिया। विद द ऑब्जेक्ट टू गेट करेक्ट मेजरमेंट, अगर हमने इसको ढंग से पूरे प्रॉपर तरीके से अलाइन करके
एकदम चिपका के अच्छे से नहीं रखा, तो हो सकता है हमारा जो मेजरमेंट है वो गलत आए, करेक्ट ना आए। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे बोला है कि किसी चीज की लेंथ को मेजर करते समय जब हम मीटर स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है कि जो जीरो मार्क है, जहाँ पे जीरो रखा है, वहीं से उस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हमने यहाँ पे देखा था ना, इस पेंसिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो जीरो के एकदम साथ में रखा हुआ था। नेक्स्ट हमें ये रखना है कि हमारी जो आंख है वो रीडिंग लेते समय ऑब्जेक्ट के एकदम ऊपर होने चाहिए, ताकि हम लोग एक्यूरेट मेजर ले सकें। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एरर्स को अवॉइड करने के लिए हमें आंखों को सही से सही जगह पर रख करके रीडिंग को मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should be done if the zero marks on the scale is broken। अगर स्केल का जो जीरो मार्क है अगर वही टूटा हुआ है, अगर आपका स्केल ही टूटा हुआ है, ब्रोकन है, तो हम तब क्या कर सकते हैं? क्या तब हम उस स्केल की मदद से किसी चीज की लेंथ को निकाल सकते हैं? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि क्या हम टूटे हुए स्केल से किसी भी चीज की लेंथ को मेजर कर सकते हैं? अगर उसमें जीरो मार्क ही नहीं है तो क्या हम किसी चीज की लेंथ को उस स्केल की मदद से मेजर कर पाएंगे? तो बच्चों इसका आंसर है हाँ। ऐसे केस में हमें मेजरमेंट लेते समय ना बच्चों ये ध्यान रखना होगा, जहां पर भी जैसे अगर 1 0 सेंटीमीटर से वो टूटा है तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग जीरो मान लेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग उस चीज की लेंथ को मेजर करेंगे, और फिर उसमें से जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारी एक्चुअल लेंथ निकल जाएगी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे बच्चों ये मेरा स्केल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो नहीं दिख रहा है, जीरो की साइड से ना ये टूट गया है। तो अब मुझे इस येलो शीट की लेंथ नापनी है कि ये जो येलो कलर की जो शीट है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास वन तो है ना, वन जीरो नहीं दिख रहा लेकिन वन तो दिख रहा है ना, तो मैंने ये जो येलो कलर की मेरी शीट थी इसको वन के बराबर में रख लिया, और फिर मैंने इसकी लेंथ नापी, ये अप्रोक्स आ रहा है मेरा 10.4 के बराबर। तो ये 10.4 हो गया। तो क्या जो ये येलो शीट है इसकी लेंथ 10.4 होगी? नहीं बच्चों, इसमें हमने ये 1 सेंटीमीटर से नापना शुरू किया था ना, यहाँ जीरो तो था नहीं हमारे पास, हमने इसे एक से नापना शुरू किया था, तो हम इसमें से वन को माइनस कर देंगे। तो 1.0 को जब मैं इसमें से माइनस करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 9.4। तो यानी कि ये जो मेरी येलो कलर की शीट है इसकी जो लेंथ होगी 9.4 सेंटीमीटर होगी, ना कि 10.4 सेंटीमीटर। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये स्केल यहाँ से टूटा होता और इसमें फोर भी नहीं दिख रहा होता, और फिर मैं ये येलो कलर की शीट या फिर कोई और चीज जैसे मुझे एक इरेजर को नापना होता, तो फिर मैं उस इरेजर को यहाँ रखती, 5 के बराबर में रखती, और फिर मैं उसको जैसे मैंने यहाँ तक रखा, तो ये 5 से लेकर के मेरी जो इरेजर है वो 9 तक आ गई। तो क्या उसकी लेंथ 9 होगी? नहीं बच्चों, वो 9 नहीं होगी। 9 में से मैंने ये इरेजर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इसका 5 था ना बच्चों, तो 9 में से मैं 5 को माइनस करूंगी, तो 4 सेंटीमीटर जो है वो मेरी इरेजर की लेंथ आ जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, और अब आप एक टूटे हुए स्केल से भी किसी भी चीज का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप स्किप नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर मुझे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगी? तो बच्चों अगर हमें बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना होता है, जैसे कि दो शहरों के बीच का या दो गांवों के बीच का डिस्टेंस, तो हम उसे मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ना करके किलोमीटर में करते हैं। आपने रोड साइड पे माइलस्टोन्स देखे होंगे ना, वो भी किलोमीटर को दर्शाते हैं, उसमें भी किलोमीटर में ही डिस्टेंस को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लिखा है, why is it better to estimate length before actually measuring it। एक्चुअल में मेजर करने से पहले लेंथ को हमें एस्टिमेट करना क्यों जरूरी है? क्यों बेटर होता है कि मैं एक्चुअल में लेंथ को मेजर करने के बजाय एक बार एक अंदाजा मार लूं कि एक अंदाजे से वो कितना होगा? तो बच्चों ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि एस्टिमेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ एक्सपेक्टेड लेंथ एंड हेल्प अवॉइड मिस्टेक्स। क्योंकि एस्टिमेशन करने से हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि एक्सपेक्टेड लेंथ क्या होगी, जिसकी वजह से कोई गलती नहीं हो पाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेलर जो होता है एक्चुअल में कपड़ा खरीदने से पहले ना एस्टिमेट करता है कि लगभग इस ड्रेस को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग लगभग उसके आसपास का कपड़ा खरीदता है। जैसे कि एक टेलर ने सोचा कि मुझे एक सूट बनाने के लिए लगभग 4 से 5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, तो फिर उसने अप्रोक्स 5.5 मीटर का कपड़ा खरीद लिया कि इतने में मेरा वो जो सूट है वो बन के तैयार हो जाएगा। और अगर वो एस्टिमेट ना करता तो फिर वो पता नहीं, उसे समझ ही नहीं आता कि कितना कपड़ा लाना है, 10 मीटर लाना है कि 20 मीटर लाना है कि 2 मीटर लाना है। तो इसलिए एस्टिमेट करने से हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हमें अप्रोक्स कितनी चीज की जरूरत होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लिखा है हाउ इज मेजरमेंट यूज्ड इन डेली लाइफ। मेजरमेंट को हम डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, दो एग्जांपल देने हैं। तो बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि जब हम मेजर करते हैं तो क्यों करते हैं, गिव एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे उसके दो एग्जांपल ऑलरेडी देख लिए थे। आप देख सकते हैं कि हमने दो एग्जांपल देखे थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नए एग्जाम्पल्स लिखे हैं, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हमें दिया है कि किचन में जब हम खाना बनाने लगते हैं तो हम इंग्रेडिएंट को मेजर करते हैं। इसके अलावा शॉप पर किसी भी सामान को बेचने से पहले उसे मेजर किया जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर या टेलर्स के द्वारा या साइंस के द्वारा, इवन स्पोर्ट्स में भी मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों स्पोर्ट्स में हम लोग मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, कि सामने वाली टीम ने अगर 200 रन बनाए हैं तो हमें कितने रन बनाने की जरूरत है, 200 से एक ज्यादा हम रन बना लेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, तो हमने वहां पर भी मेजरमेंट किया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें जरूरत पड़ती है कि अगर एक कमरा बनाने के लिए हमें 4 से 5 हजार ईंटों की जरूरत है, तो 10 कमरे बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे करते हैं। आप इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया है हाउ वुड यू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किसी भी कर्व लाइन का, कोई भी चीज जो कि कर्व शेप में है, तो उसका हम लेंथ कैसे नापेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मेजर अ कर्व लाइन प्लेस अ थ्रेड केयरफुली अलोंग द कर्व। अगर मुझे कर्व लाइन का लेंथ मेजर करना है तो उसके लिए मुझे एक थ्रेड की जरूरत होगी, तो उस थ्रेड को मुझे अलोंग द कर्व आराम से अच्छे से प्लेस करना है, और जो वो पूरा कर्व, जैसे कि समझ लीजिए मुझे इस कर्व्ड लाइन का लेंथ निकालना है, तो मैं एक थ्रेड लूंगी, एक धागा लूंगी, यहाँ पे रखूंगी और फिर उस थ्रेड को आराम आराम से इसके किनारे किनारे रख करके यहाँ तक मेजर कर लूंगी। और फिर उसके बाद ये जो धागा होगा उसको स्ट्रेट कर लूंगी, और फिर उसे एक स्केल की हेल्प से नाप लूंगी कि वो थ्रेड जो है उसकी लेंथ क्या है, और इससे मुझे इस कर्व की जो लेंथ है वो पता चल जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूजिंग थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। जब हम कर्व लाइन की लेंथ को नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से थ्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हमें समझाना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे ऑलरेडी समझ लिया है, लेकिन हमने इसे पॉइंटर्स में लिख लिया है कि सबसे पहले हम लोग एक थ्रेड को उस कर्व सरफेस के अलोंग अच्छे से लगा लेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करके लगा लेंगे, और फिर उस थ्रेड पर मार्क कर लेंगे। जैसे ये मेरा ये कर्व सरफेस था, मैंने यहाँ से थ्रेड को रखा और इस थ्रेड से मैंने इसको नाप लिया। फिर मैं यहाँ पे देख लूंगी कि थ्रेड से कि यहाँ तक जो इस थ्रेड की लंबाई है वो इस कर्व की भी लंबाई है। फिर मैं इस थ्रेड को सीधा कर लूंगी, स्ट्रेट कर लूंगी, और फिर इसे एक स्केल के अलोंग रख करके इसकी जो लेंथ है उसको मेजर कर लूंगी। तो आई होप बच्चों आपको ये अब और अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये भी बच्चों इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। आपको ये आंसर एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। A reference point is a fixed point used to describe the position of an object. जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो फिक्स पॉइंट होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों द स्कूल इज 500 मीटर्स नॉट टू द पोस्ट ऑफिस। जो स्कूल है वो पोस्ट ऑफिस से 500 मीटर दूर है, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस हो गया वो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ से हम जब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 500 मीटर तक जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक स्कूल दिखेगा। तो इस तरीके से हमने स्कूल को नापा कि स्कूल जो है वो कहाँ पर है, किससे कितनी दूरी पर है। तो जिस चीज के कंपैरिजन में हमने उसके डिस्टेंस को नापा, उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट इन मेजरिंग पोजीशन। रेफरेंस पॉइंट जो है किसी चीज की पोजीशन को जानने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अ रेफरेंस पॉइंट हेल्प अस डिस्क्राइब वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। इससे हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे हमें ऊपर क्वेश्चन में पता चला था कि जो स्कूल है वो पोस्ट ऑफिस के नॉर्थ में है। विदाउट अ फिक्स पॉइंट, बिना फिक्स पॉइंट के वी कैन नॉट एक्सप्लेन पोजीशन और मूवमेंट। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस मार्कर्स ऑन द हाईवे शोज हाउ फार वी आर फ्रॉम सिटीज। तो बच्चों बिना फिक्स पॉइंट के, बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के हम लोग बता ही नहीं सकते कि किसी चीज की जो पोजीशन है या किसी चीज की जो मूवमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है। जैसे कि हम लोग एक हाईवे पे जा रहे होते हैं तो हमें वहां पे डिस्टेंस मार्कर्स यानी कि जो माइलस्टोन्स होते हैं वो दिखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग सिटी से कितनी दूर आ चुके हैं या किसी दूसरी सिटी के हम कितने पास हैं। तो इस तरीके से जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हम लोगों को एक्चुअल अपनी पोजीशन जो है वो पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोजीशन ऑफ द आई अफेक्ट एक्यूरेसी व्हाइल मेजरिंग विद द स्केल। ये बच्चों ऊपर का ये क्वेश्चन था जो कि छूट गया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चों हमसे पूछा है
कि हमारी आईज की जो पोजीशन होती है, जब हम किसी चीज की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो जो हमारी आईज की पोजीशन है स्केल के कंपैरिजन में, वो किस तरीके से हमारी एक्यूरेसी को डिफाइन करती है। तो बच्चों, इफ द आईज इज नॉट एग्जैक्टली अबव द रीडिंग पॉइंट, अगर आईज जो है हमारी वो रीडिंग पॉइंट के एकदम एग्जैक्टली अबव नहीं होगी, तो वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इस गलती को बच्चों पैरेलैक्स एरर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमसे फिलिप्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जब हमारी जो आईज होती है वो गलत पोजीशन से किसी चीज को नोटिस करती है, तो उससे जो हमारी लेंथ है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाएगी ना, हम लोग गलत बता सकते हैं। तो ये जो गलती आएगी इसे हम लोग पैरेलैक्स एरर कहते हैं। तो ऐसी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमारी जो आईज की पोजीशन है उसका सही होना जरूरी होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ऊपर का ही क्वेश्चन था बच्चों, जो कि वहां ऊपर छूट गया था, तो हमने यहाँ नीचे दे दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। बच्चों, यहाँ पर मेजरमेंट वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है और इस चैप्टर में दिया हुआ जो मोशन वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिफाइन रेस्ट। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, मोशन भी हमें डिफाइन करना है। तो बच्चों, यहाँ पे रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन दी है, ये हमें अच्छे से याद कर लेनी है। बच्चों, सिर्फ रेस्ट और मोशन की नहीं, यहाँ पे ये रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन है। इसके अलावा यहाँ लीनियर मोशन की डेफिनेशन है, फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, और आगे यहाँ पर ऑक्सीलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है। और ये जो दोनों स्लाइड है बच्चों, ये दोनों ही स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन है 31 से लेकर के 36 तक के, ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये सारे के सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। बच्चों, रेस्ट का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, अगर रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। एग्जाम्पल के लिए, एक बुक जो है वो टेबल पर ही पड़ी हुई है, तो टेबल के रिस्पेक्ट में वो जो बुक है उसकी पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही, वो बुक जो है वो टेबल पर ही बहुत देर से पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे जो बुक की पोजीशन है वो रेस्टिंग पोजीशन है। ऐसे ही मोशन जो होता है बच्चों, मोशन की डेफिनेशन होती है कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम। मोशन जो होता है वो एक रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक जो बॉल है वो रोल होते चले जा रही है ग्राउंड में। पहले तो एक बॉल थी वो ग्राउंड पे यहाँ पे पड़ी थी, फिर वो रोल होते होते यहाँ पर पहुंच गई। तो इसका मतलब है उस ग्राउंड के कंपैरिजन में वो जो बॉल है वो चेंज हो रही है उसकी पोजीशन। वो पहले यहाँ थी, अब वो यहाँ पहुंच गई। तो इसका मतलब हुआ है जो बॉल है वो मोशन में है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमसे पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, कि अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन कौन से हैं। तो बच्चों, वैसे तो मोशन बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 तरीके के मोशन दिए हैं। लीनियर मोशन, जिसे कि रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, सर्कुलर मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। आपकी बुक में यही तीनों मोशंस दिए हुए हैं। इसके अलावा बच्चों, सर्कुलर मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। ये नाम भी आपको आपकी बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये सारे टाइप के मोशन क्या होते हैं और इन सब के एग्जांपल्स भी देखते हैं। बच्चों, लीनियर मोशन का मतलब होता है जब कोई चीज एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब किसी चीज की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे लीनियर मोशन है। जैसे कि एक कार है, वो सीधी सड़क पर चलती चली जा रही है, तो वो लीनियर मोशन कर रही है। ऐसे एक ट्रेन है, वो रेलवे ट्रैक पर सीधी चलती चली जा रही है, तो उसे लीनियर मोशन कहेंगे। यहाँ पे लीनियर मोशन की अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है। When an object moves along a straight line, its motion is called linear motion. अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो लीनियर मोशन दिखा रहा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में बच्चों दिया है, जैसे कि कोई गाड़ी है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, या फिर परेड में जब मार्च पास्ट करते समय सोल्जर चलते हैं ना, तो उनके हाथों में जो मोशन होता है और पैरों में जो मोशन होता है वो भी लीनियर मोशन होता है। या फिर एक ऑरेंज है या कोई भी फ्रूट है जो पेड़ से गिर रहा है, तो वो भी एक लीनियर मोशन में गिर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। इसके अलावा अगर हम एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसे भी लीनियर मोशन ही कहा जाएगा। आप यहाँ लीनियर मोशन का एग्जांपल देख सकते हैं कि इरेजर जो है ये हाथ से हमने छोड़ी और ये नीचे गिर रही है,
तो ये एक स्ट्रेट लाइन में गिर रही है, ये भी लीनियर मोशन है। ऐसे ये फ्रूट जमीन में नीचे गिर रहा है, ऑरेंज जो है वो जमीन में नीचे गिर रहा है इस तरीके से पेड़ से, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है, ये भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। मार्च पास करते समय ये जो बच्चे हैं इनके पैरों और हाथों का जो मोशन है वो भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। और साथ में इस डब्बे को जो हमने पुश किया तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, ये भी लीनियर मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो जो सर्कुलर मोशन होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से जो झूला होता है इसमें गोल गोल ये घूमता रहता है, तो ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से एक बच्चे ने एक पत्थर को एक धागे से बांध लिया और ऐसे गोल गोल घुमा रही है, तो ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो घड़ी की सुई होती है वो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर यहीं पर घूम करके वापस आती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे दिया है मैरी गो राउंड का मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। थ्रेड से टाई करके किसी चीज को रेल करना, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। और ऐसे ही हैंड ऑफ द क्लॉक का मूवमेंट, ब्लेड्स ऑफ फैन का मूवमेंट, अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन, ये सभी सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। बच्चों आपको ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल भी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स भी ना आपसे फिलअप की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आपको ऐसे दिया जा सकता है कि जो अर्थ है वो अराउंड द सन जब घूमती है तो वो किस तरीके का मोशन शो करती है। तो अगर आपको पता होगा कि सर्कुलर मोशन है तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ऑक्सीलेटरी मोशन? ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, एग्जाम्पल दीजिए। तो बच्चों जब एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है अपनी एक फिक्स पोजीशन में, मतलब में अपनी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे से जाता है, तो इस तरीके के मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम झूले पे देख सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ झूले पे बंधा हुआ है और फिर ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इस तरीके से झूले झूल रहा है, तो ये एक ऑक्सीलेटरी मूवमेंट हो गया। ऐसे ही पेंडुलम जो होता है वो इस तरीके से यहाँ आगे पीछे इस तरीके से जाता रहता है, तो ये भी एक ऑक्सीलेटरी मोशन हो गया। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर टेबल के ऊपर एक स्केल को फंसा दिया और इसके ऊपर बुक्स को रख दी और फिर स्केल को हाथ से ऐसे मार करके हिलाया, तो जो स्केल है वो ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो इस ये भी एक ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है फ्रॉम द फिक्स पोजीशन, ऐसे मूवमेंट को ऐसे मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो बच्चों अगर एक ऑब्जेक्ट अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, ये जो स्टोन है बच्चों ये इस थ्रेड से बंधा हुआ है, ये ऐसे गोल घूम करके यहाँ पर आएगा और फिर दोबारा से ऐसे गोल घूमने लगेगा ना, तो ये अपने पाथ को बार बार ऐसे रिपीट करेगा। या फिर ये बच्चा जो है ये अभी गोल गोल घूम करके यहाँ से गोल घूम के दोबारा यहाँ आ जाएगा और फिर इसी तरीके से गोल गोल रिपीट होता रहेगा। तो बच्चों जो इसकी पोजीशन है या इसका जो पाथ है वो बार बार सेम पाथ रिपीट होगा। या फिर हम ऑक्सीलेटरी मोशन में देखें तो ये जो थ्रेड से बंधी हुई इरेजर है ये पहले आगे जाएगी फिर वापस यहाँ आएगी फिर पीछे जाएगी फिर वापस आएगी और इस तरीके से ये जो अपना पाथ है ये बार बार रिपीट करती रहेगी। ऐसे ये स्केल है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये बच्चा झूला झूलते हुए पहले आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा और इसी तरीके से अपने पाथ को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो जब बच्चों मोशन के दौरान कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और जो सर्कुलर मोशन होते हैं और ऑक्सीलेटरी मोशन होते हैं वो लोग बार बार अपने पाथ को रिपीट करते हैं, इसीलिए ये दोनों ही मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। सर्कुलर मोशन में भी एक ऑब्जेक्ट बार बार अपने पाथ को अपने गोल गोल पाथ को रिपीट करता है और ऑक्सीलेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट अपने पाथ को ऐसे टू एंड फ्रो बार बार रिपीट करता है। जबकि लीनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट नहीं करता, वो सीधा ही चलता चला जाता है, तो इसीलिए लीनियर मोशन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। जबकि सर्कुलर मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन दोनों ही पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। और इसीलिए हम लोग पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल में सर्कुलर मोशन वाले और ऑक्सीलेटरी मोशन वाले एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि पेंडुलम का स्विंग करना या फिर हैंड क्लॉक की मूवमेंट। तो इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 36 है, 35 है, 31 से लेके 34, ये सारे क्वेश्चन
और इसके अलावा मैंने बीच-बीच में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जैसे कि रेफरेंस पॉइंट, थ्रेड की हेल्प से हम लोग किस तरीके से लेंथ को मेजर करते हैं ये, हमारी पोजीशन ऑफ आइस किस तरीके से स्केल में मेजर की गई लेंथ एक्यूरेसी को अफेक्ट करती है ये, अगर 0 पॉइंट टूटा हुआ है, 0 मार्क टूटा हुआ है तो स्केल से हम किस तरीके से किसी चीज को मेजर करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा ये वाले सारे क्वेश्चंस के 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या फिर 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। और हम लोग बॉडी पार्ट्स को मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं रिलायबल मानते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लेंथ को नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, इस ये क्यों जरूरी है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चंस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कराए। ये क्वेश्चन आपको और भी बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। वैसे इस वीडियो में दिए हुए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन ये जो मार्क किए हुए क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी वो क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, उन्हें करते हैं। बच्चों फर्स्ट एमसीक्यू है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड बाय स्टूडेंट टू मेजर शॉर्ट लेंथ। बच्चों अगर शॉर्ट लेंथ को नापना होता है तो स्टूडेंट्स के द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो बच्चों आप लोग शॉर्ट लेंथ को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या आपके पास मेजरिंग टेप, मेजरिंग स्केल या डिवाइडर होता है। नहीं बच्चों, आप लोगों के पास रूलर होता है। आप सबकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होगा जिसे कि रूलर कहते हैं, तो ये रूलर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन मेट्रिक सिस्टम इज। एसआई यूनिट जो होती है लेंथ की, वो कौन सी होती है बच्चों। तो मीटर जो होती है वो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस लाइक रोड लेंथ। अगर मुझे रोड की लेंथ निकालनी है, लंबे डिस्टेंस निकालने हैं, तो किस इंस्ट्रूमेंट का मैं इस्तेमाल करूंगी। तो बच्चों लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो बच्चों ये आप सबको पता होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से कौन सी जो यूनिट है वो लेंथ के लिए यूनिट नहीं है। तो बच्चों हम लोग लेंथ को मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर सब में नाप सकते हैं, जबकि हम लोग लेंथ को लीटर्स में नहीं नाप सकते हैं। लीटर्स में हम लोग लिक्विड वाली चीज को नापते हैं, जैसे कि दूध, पानी या फिर तेल। नेक्स्ट है, मोशन का क्या मतलब है। तो बच्चों मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आता है उसे ही मोशन कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों हमसे पूछा है, एक कार जो कि स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल कर रही है तो उसमें किस तरीके का मोशन होगा। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चीज मूवमेंट करती है तो उसमें लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन होता है। बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन को ही हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पीरियोडिक मोशन। इनमें से कौन है जो कि पीरियोडिक मोशन को दिखा रहा है। तो बच्चों में पीरियोडिक मोशन में हमें पता था, ऐसा मोशन जो कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो जो कार है वो तो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, रोलिंग बॉल भी एक लाइन में रोल करते हुए चली जाएगी, फ्लाइंग बर्ड्स भी एक ही तरफ फ्लाई करता हुआ चला जाएगा, जबकि जो पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो इस तरीके से बार बार मूवमेंट करेगा और अपने पाथ को रिपीट करेगा बार बार। तो इसीलिए जो पेंडुलम का मूवमेंट है वो पीरियोडिक मूवमेंट कहलाता है। और हमें पता है जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं और जितने भी ऑक्सीलेटरी मोशंस होते हैं वो सारे ही पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है, मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ। अगर कर्व पाथ में एक मोशन हो रहा है तो हम उसे कौन सा मोशन कहेंगे। तो बच्चों कर्व्ड पाथ में इस तरीके से अगर कोई मोशन हो रहा है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ वाले जो मोशन होते हैं या टू एंड फ्रो वाले जो मोशन होते हैं, इस तरीके से जो मोशन होते हैं, ऐसे मोशन को हम लोग ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे हमें दिया है बच्चों, द हैंड ऑफ अ क्लॉक शो। एक क्लॉक की जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो किस तरीके का मोशन को दिखाती हैं। तो बच्चों घड़ी की सुइयां इस तरीके से गोल गोल घूमती हैं, तो ये सर्कुलर मोशन को दिखाती हैं, यानी कि एक रोटेशनल मोशन को दिखाती हैं। और साथ में ही ये एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट करती हैं अपने पाथ को, तो ये पीरियोडिक मोशन भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोथ बी एंड सी आ जाएगा। बच्चों रोटेशनल मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन का ही सेकेंडरी नाम है, दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। सन के किनारे किनारे जो अर्थ का मूवमेंट होता है, अर्थ का जो मोशन होता है वो किस तरीके के मोशन का एग्जाम्पल है।
तो बच्चों हमें पता है इस तरीके के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसका आंसर सर्कुलर मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे एक ट्री की गर्थ को नापना है, एक पेड़ की जो चौड़ाई है, इस तरीके से जो चौड़ाई है उसको नापना है, तो मैं किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करूंगी? तो बच्चों हम लोग ऐसे समय में मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेजरिंग टेप आराम से फोल्ड होकर के इसके किनारे किनारे अच्छे से चिपक जाएगी, तो हमें बहुत ही एक्यूरेट तरीके से इसकी जो लेंथ है वो पता चल पाएगी। स्केल वगैरह जो होता है बच्चों वो स्ट्रेट होता है, तो स्केल की वजह से हम लोग कर्व चीजों की जो लेंथ होती है उसको अच्छे से नाप नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन? इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक से ज्यादा मोशन को दिखा रहे हैं? तो बच्चों जो फैन है, मून है या अर्थ है, ये लोग इस तरीके से रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन करते हैं, और ये लोग एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करते हैं, अपने रास्ते को रिपीट करते हैं। तो सर्कुलर के साथ साथ इसमें पीरियोडिक मोशन होता है, एक से ज्यादा तरीके का मोशन होता है, इसीलिए ये सारे ही इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, अगर लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन मुझे मेजर करनी है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगी? तो बच्चों हम लोग कर्व लाइन का मेजर करने के लिए एक धागे का इस्तेमाल करते हैं। कर्व चीजों को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं धागे की मदद से उसको अच्छे से नाप लेती हूँ, और फिर धागे को स्ट्रेट करके हम लोग स्केल पर रख करके उसकी लेंथ को नाप लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, इनमें से कौन सी लेंथ की एक यूनिट है? तो बच्चों लीटर में हम लोग लेंथ को नहीं नापते हैं, लीटर में हम लोग वाटर, मिल्क या ऑयल जैसे जो लिक्विड वाली चीजें हैं उसको नापते हैं। सेकंड में हम लोग टाइम को नापते हैं। ग्राम्स में हम लोग सॉलिड चीज का वेट नापते हैं, जैसे कि दाल चावल इन चीजों का। मीटर में हम लोग लेंथ को नापते हैं, इसलिए मीटर जो है वो लेंथ की एसआई यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बच्चों हम सबको पता है एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन? इनमें से कौन सा सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है? तो बच्चों जो स्विंग होता है उसमें इस तरीके से टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, इसलिए ये ऑक्सिलेटरी मोशन मोशन का एग्जांपल है। कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मूव करती है, तो ये लीनियर मोशन का एग्जांपल है। एक्सकलेटर जो होता है वो इस तरीके से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो ये लीनियर मोशन का एग्जांपल है। जबकि फेरिस व्हील जो होता है, गोल गोल जो झूला होता है जिसे जाइंट व्हील कहते हैं, वो सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मूव हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है? तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट हम कहेंगे कि उसमें मोशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट का क्या मतलब है? तो बच्चों मेजरमेंट का मतलब है किसी चीज को कंपेयर करना, वो भी एक स्टैंडर्ड यूनिट में, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि नापना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे किसी बिल्डिंग की हाइट को नापना है तो हम किस में नापेंगे, किस यूनिट में नापेंगे? तो एक बिल्डिंग की हाइट को हम लोग मिलीमीटर बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर भी एक छोटी यूनिट हो जाएगी, किलोमीटर कुछ ज्यादा ही हद से बड़ी यूनिट हो जाएगी, तो हम इन सब में ना नाप करके बल्कि मीटर में नापेंगे, तो इसका आंसर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोशन ऑफ अ मैरी गो राउंड इज, मैरी गो राउंड जो झूला होता है उसका मोशन किस तरीके का होता है? तो बच्चों मैरी गो राउंड का जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ ऊपर हमने इमेज देखी थी ना मैरी गो राउंड की, तो ये जो मैरी गो राउंड होता है ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली साइंटिफिक मेजरमेंट टेक्निक वर बेस्ड ऑन, बच्चों जो पुरानी साइंटिफिक मेजरमेंट टेक्निक है वो किस चीज पर बेस्ड होते थे? तो बच्चों जो अर्ली साइंटिफिक मेजरमेंट टेक्निक थी वो कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होते थे, तो वो लोग ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी चीज को मेजरमेंट करते थे, किसी भी चीज के मोशन को मेजर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग, मोशन जो होता है वो किस चीज से डिस्क्राइब किया जाता है? तो बच्चों जो मोशन होता है उसमें टाइम के साथ साथ किसी चीज के डिस्टेंस में या फिर पोजीशन में चेंज आता है, तो इन सारी ही चीजों से मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट एमसीक्यू है, एक जो ट्रेन है अगर वो स्ट्रेट ट्रैक पर चल रही है तो उसमें किस तरीके का मोशन हो रहा है? तो बच्चों हमें पता है सीधी लाइन में होने वाला मोशन जो होता है वो रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन होता है, तो इसका आंसर लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलअप्स यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट हमसे पूछा है कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, जिसे हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसके बाद बच्चों हमसे पूछा है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं?
तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर इसके बाद है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो ये 1000 मीटर है। बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर के टाइम पे ही बताया था कि आपको ये अच्छे से याद कर लेनी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हैं, मिलीमीटर्स हैं, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो आपके पास स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है एक टिपिकल 15 सेंटीमीटर वाले स्केल में, जो आपके पास स्केल है, आपके बैग में जो आपके पास एक स्केल है, वो 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है ना बच्चों, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट आप क्या देख सकते हो? तो उसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। नेक्स्ट है, एक ट्री की गर्थ को नापने के लिए, पेड़ की चौड़ाई को नापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम इसके लिए हम एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों हमने फिलअप्स और एमसीक्यू में भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट है, एक कर्व्ड लाइन की लेंथ को नापने के लिए हम लोग किस चीज की हेल्प लेते हैं? तो एक कर्व्ड लाइन की लेंथ को नापने के लिए हम लोग थ्रेड की मदद लेते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार जो कि स्ट्रेट रोड पर चल रही है उसमें किस तरीके का मोशन का एग्जाम्पल है? तो बच्चों ये लीनियर मोशन या फिर जिसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं उसका एग्जाम्पल है। तो आप लीनियर लिख सकते हो क्योंकि आपकी बुक में लीनियर दिया हुआ है, लेकिन रेक्टिलिनियर इसका कंप्लीट नाम होता है। नेक्स्ट है, एक फैन की जो ब्लेड्स हैं वो घूम रही हैं, तो वो किस तरीके का मोशन दिखा रही हैं? तो वो रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन दिखा रही हैं। तो आप लोग इसका आंसर सर्कुलर या रोटेशनल कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अर्थ की मूवमेंट अराउंड द सन जो होती है वो किस तरीके का मोशन है? तो बच्चों सन के अराउंड जो सूर्य जो धरती है वो गोल गोल घूमती है, इसीलिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है झूले पर, जो बच्चा कोई आगे या पीछे इस तरीके से जाता है, टू एंड फ्रो जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके के मोशन का एग्जाम्पल है? तो बच्चों झूले का ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है या पेंडुलम का जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, ये ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इस तरीके के मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और पीरियोडिक मोशन में ही दो मोशन आते हैं, सर्कुलर मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट मीन्स कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट। किसी अननोन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करने का मतलब ही मेजरमेंट होता है। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अगर हम लोग स्केल पर किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, और हमारी आईज जो है वो उसकी पोजीशन सही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के एकदम ऊपर नहीं है, सीधे नहीं है, हम लोग टेढ़ा या तिरछा देख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो गलती होगी उस गलती का क्या नाम होता है? तो उसको कहते हैं बच्चों पैरेलैक्स एरर। तो आई होप आपको ये सारे फिलअप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों, लेंथ की जो यूनिट होती है वो लीटर होती है, तो नहीं बच्चों ये फॉल्स है। लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। इसके बाद है, जो मोशन ऑफ अ फैन इज ओनली सर्कुलर मोशन, पंखे का जो मूवमेंट होता है क्या वो केवल सर्कुलर मोशन होता है? तो नहीं बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है, ये सर्कुलर मोशन के साथ साथ एक पीरियोडिक मोशन भी होता है, यानी कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने पाथ को रिपीट करता है। इसके बाद है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ट्रू है। नेक्स्ट है, हैंड स्पैन या जो आर्म लेंथ होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट के लिए, तो नहीं बच्चों ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के हाथ का साइज, हर किसी के आर्म का साइज दूसरे के कंपैरिजन में छोटा या बड़ा हो सकता है। हर किसी का जो साइज होगा वो अलग अलग होगा, और इसीलिए इसे एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्कुलर मोशन हमेशा पीरियोडिक नेचर का ही होता है, तो यस बच्चों जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है, इसीलिए वो पीरियोडिक नेचर का होता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन स्केल फ्रॉम 2 सेंटीमीटर मार्क इज रॉन्ग। अगर एक स्केल टूटा हुआ है, तो अगर मैं उससे 2 सेंटीमीटर पर रख करके किसी चीज को मेजर कर रही हूँ तो क्या वो गलत होगा? तो नहीं बच्चों ये गलत नहीं होगा।
हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी उसकी लेंथ आएगी उसमें से 2 सेंटीमीटर को माइनस कर देना रहेगा। हम लोग ये चीज एक क्वेश्चन आंसर में भी ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, द स्विंग ऑफ अ चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। अगर एक बच्चा झूले पर बैठा है तो वो उसका ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है। तो यस बच्चों, ट्रू है ये। ऐसा मोशन जो होता है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट को दिखाता है, यानी कि आगे पीछे झूला इस तरीके से जाता है, तो ये एक ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जांपल है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट का मतलब होता है किसी स्टैंडर्ड यूनिट से किसी चीज को कंपेयर करना। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और लास्ट है, अर्थ जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। तो नहीं बच्चों, जो अर्थ होती है वो इस तरीके से गोल गोल अपनी एक्सिस पर घूमती है, तो ये एक सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, ना कि ऑक्सीलेटरी मोशन का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। और इस तरीके से चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर के जितने भी ट्रू फॉल्स फिल अप्स एमसीक्यूज यहाँ पर दिए हुए थे वो सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और करने भी आ गए होंगे। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए थे और मैंने जिन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगवाया था, आप उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। उन क्वेश्चंस के बच्चों आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। बच्चों इसी तरीके से हमने बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।